नागपुर में 6 फरवरी 2023 आज के दिन विद्याताई चौहान इनकी अध्यक्षता में उसका आज आगाज हुआ। सुबह परम पूज्य डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन लेकर दीक्षा भूमि से इस यात्रा का शुरुआत हुई और इस यात्रा की शुरुआत होके नागपुर के विभिन्न इलाकों से इस यात्रा को गुजरते हुए इस यात्रा का अंतिम पड़ाव अपने अवस्थी नगर चौक में होने जा रहा है। बस मुझे लगता है 15 मिनट के अंदर ही वो यात्रा यहाँ पे पहुँचने वाली है। मैं यहाँ आए हुए सभी शुभ चिंतकों से सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि बस 10 से 15 मिनट में वो यात्रा यहाँ आ रही है। 10 मिनट के अंदर अपना वह कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा। तुम लोग सामने आ जाओ, ऐसा ये यहाँ पे 10 मिनट के अंदर वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर उस कार्यक्रम का समापन होगा। मैं हमारे अब्दुल फारूक साहब, आनंद सिंह और बाकी उनकी सभी टीम को गुजारिश करता हूँ कि वे लोग सब यहाँ पे आ जाए। आनंद भैया की पूरी टीम, अफजल भाई, अनवर भाई, सभी लोग यहाँ पे आ जाए और बस 10 से 15 मिनट में। और सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो चेयर की कमी थी वो कमी दूर हो गई है, तो सभी लोग अपना चेयर में निवास स्थान ग्रहण करें। तो बच्चे भी क्या बोलते थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, याद है आप लोगों को? अच्छे दिन आने वाले हैं। आज इतने अच्छे दिन आ गए कि 50,000 की गाड़ी 1 लाख की, 50 रुपए का डीजल 100 रुपए का, 70 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए का, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का। और इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या चाहिए इस देश को? यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे देश में अगर विषय पे चर्चा की जाए, महंगाई पे चर्चा की जाए, तो हम बोलते हैं पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा के भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजकारण कर रही है, ना कि किसी प्रकार से देश में किसी भी प्रकार से शांति का माहौल उपलब्ध कराने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। फिर भी वो छाती तान के घर से निकलते हैं। आजकल टीवी में, रेडियो में मन की बात बताते हैं। 10,000 का कोट पहन के वो मन की बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि मैं चाय बेचता था। अब वो चाय कहाँ बेचते थे मुझे मालूम नहीं और लोगों को भी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑटो चलाता था। मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे कई लोग होंगे जिनको ये मालूम है कि शैलेश पांडे यहाँ से ऑटो चलाता था। अरे बोलना है तो सही बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? और कितने दिन झूठ बोल के आप आगे बढ़ पाओगे? बोलना है तो सही बोलो, ईमानदारी से बोलो और जनता को किए हुए वादों को पूरा करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं है। लोगों को अगर कोई समस्या होती है, इरफान भाई, लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो लोगों को यह मालूम नहीं है कि हमें कहां जाना है। लेकिन इसके पहले भी 5 साल जब इस क्षेत्र में नगर सेवक थे, तब भी लोगों ने नगर सेवकों के दर्शन नहीं किए। नगर सेवक दिखते नहीं थे, नगर सेवकों ने काम नहीं किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र के लोगों को बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र में अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो लोग बोलते हैं कि भाई शैलेश पांडे को फोन करो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी।
इस क्षेत्र में अगर किसी के घर में मृत्यु होती है और वहां 200 लोग अगर खड़े होते हैं तो 200 में से 199 लोगों के मुंह से निकलता है कि भाई आपने शैलेश पांडे को फोन किया क्या शव वाहिका के लिए? शव वाहिका एम्बुलेंस, अगर किसी का बच्चा विदेश में है, किसी के रिश्तेदार फॉरेन में है, बाहर है, किसी के घर में डेथ हो गई, बॉडी को रखना है। पहले हमारे क्षेत्र के लोगों को बॉडी फ्रीजर बुलाना पड़ता था, जिसके लिए 2500 रुपए का पेमेंट करना पड़ता था। आज इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बोल दे कि उन्होंने शैलेश पांडे जी के यहाँ से या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किसी नुमाइंदे को बोल के अगर बॉडी फ्रीजर बुलाया है और किसी को 1 रुपए देने की जरूरत पड़ी है क्या? तो काम करना है तो सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो और सच बोल के करो। बहुत जोर जोर से लोगों ने नारे दिए, मत भूल कमल का फूल। आज लोग बोलते हैं हमारी भूल कमल का फूल। आप कहां से कहां आ गए? आपका नारा मत भूल कमल का फूल, आज लोगों का नारा हो गया हमारी भूल कमल का फूल। तो आप इस अवस्था में आ चुके हो, फिर भी आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजकारण करके झगड़े लगा के देश का माहौल खराब करके आप शासन करना चाहते हो। मैं देखिए कब नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन होंगे, कब क्या होगा मुझे आज नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है। हम जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, तुझे मेरिट में आना है। अरे क्यों भाई, उसको मेरिट में क्यों आना है? हम लोग तो मतदान करते समय मेरिट का ध्यान ही नहीं देते। हम क्या करते हैं, अरे बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, हमने बीजेपी को वोट दे दिया। अरे लेकिन उसमें जो नुमाइंदा खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है, वो अच्छा है कि बुरा है, आप वो देखिए। उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। मैं हमेशा इस क्षेत्र में एक बात बोलता हूं, यहाँ पे हमारे अनवर पटेल साहब बैठे हैं। अनवर पटेल साहब को मैं पिछले 20 वर्षों से पहचानता हूं। सबसे बड़ी विपदा जब आती है, किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, किसी के घर में दुख होता है, उस समय अगर सबसे पहला व्यक्ति जाफरनगर में अगर कोई खड़ा होता है तो वो अनवर पटेल साहब खड़े होते। और वो नुमाइंदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम करता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सिपा सालार है। हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, उसका वोट बैंक नहीं है। अरे हमारा वोट बैंक तो इतना है कि हम लोग 5-5 हजार वोट ऐसे ही ले लेते हैं। हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ाते, हम लोगों को गलत नहीं बोलते। अगर हमने आपके जैसी बातें करना शुरू की, हमने आपके जैसे लोगों को डराना शुरू किया, हमने आप जैसे लोगों को बरगलाना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी पार्टी बनके कोई उभरेगी तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनके। कोई बोलता है कि वो नगर सेवक है, उसने मेरे घर के सामने का रोड बना दिया। कोई बोलता है कि वो आमदार है, आपको बोलने का, उसने मेरे घर के सामने का गटर लाइन बना दिया। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि किसी भी आमदार से आप पूछ के देखिए, किसी भी नगर सेवक से आप पूछ के देखिए कि भाई जो आपने रोड बनाई है, जो आपने गटर लाइन बनाई है, उसमें आपने अपने जेब का कितना पैसा लगाया? वो पैसा हमारे से जो टैक्स के रूप में लिया हुआ पैसा होता है, उस पैसे से हमारे इस क्षेत्र का विकास होता है। हम उनको चुन के ही इसलिए देते हैं कि वे चुन के आए और हमारे क्षेत्र का विकास करें। चुन के आने के बाद
वो लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, तो यहाँ का रास्ता ऐसा ही रहने दो। मेरा ये बोलना है कि जब हम नगर सेवक चुन के आते हैं, हम इस क्षेत्र के, हम उस प्रभाग के, उस वार्ड में रहने वाले 50,000 लोगों के हम नगर सेवक होते हैं, ना कि वो वोटर कांग्रेस का है या राष्ट्रवादी का या बीजेपी का। हम उसके नुमाइंदे होते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम पूरी ईमानदारी से उसका काम करें। मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं पिछले 23 वर्षों से, जिस दिन 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, उस दिन से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में पुलिस लाइन टाकली का वार्ड अध्यक्ष बनकर मैंने काम करने की शुरुआत की। कई वर्ष हम लोग सत्ता में रहे, कई वर्ष हम सत्ता में नहीं रहे। होता यह है कि सत्ता रहती है तो भीड़ रहती है, सत्ता चली जाती है तो भीड़ नहीं जाती, भीड़ अपने आप चली जाती है। हमारे यहाँ उल्टा है, सत्ता नहीं थी, अफजल फारूक जैसे बड़ी शख्सियत जिनका समाज में नाम है, जिनका एक अच्छा पूरे महाराष्ट्र में होता है, वो हमें नहीं। हमारे अमित श्रीवास्तव हो, हमारे आनंद भैया हो, हमारे नितिन लाले हो, हमारे पार्टी का हमारे अहमद भाई हो, हमारे अफसर भाई हो, हमारे पार्टी का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी व्यक्ति, आप उसको बोलो कि भाई हमें ये काम करना है, वो आपकी तन मन धन से कोशिश करेगा। अभी मैं भैया को, शब्बीर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पे आए। अभी मंच पे जो हमारे शब्बीर भाई विद्रोही जी पधारे, वे आप उनका थोड़ा सा इधर, शब्बीर भाई विद्रोही, उनके नाम से ही आपको उनके धर्म के विषय में पता चल जाएगा कि वे मुस्लिम दबन का नहीं है, वो गड्ढा है, उसमें एक टांग फंसे बिलोंग करते हैं। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठा और जब उन्होंने रामायण के विषय में मुझे बताया, तो मुझे सुन के आश्चर्य हुआ कि जो गंगा जमुना तहजीब जो हम लोग बोलते थे, वे साक्षात उसकी मिसाल है। तो ऐसे विशाल तो ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज रत्न, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं। निश्चित रूप से आज जो मैं दूसरे विषय पे चले गया था, विषय से भटक गया था, आज जिस विषय के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये विषय के ऊपर मुझे लगता नहीं कि आपको समझाने की जरूरत है। आज का युवा, कुछ युवा आपने देखे होंगे नारे लगाते हुए जाते हैं, भारत माता की जय। अरे नारे तो हम भी लगाते हैं, भारत माता की जय, भारत हमारी भी माता है। लेकिन आप जो नारे लगाते जाते हैं, जिस गाड़ी पे जाते हैं, जिस गाड़ी को आपने खरीदा है, जिस गाड़ी के पैसे आपके पिताजी और मम्मी ने दिए हैं, उनको नौकरी कांग्रेस ने दी है, तभी आपको उन्होंने गाड़ी खरीद के दी है, ये चीज मत भूलिए। लोग चर्चा करते हैं कि 60 साल इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। इस देश को 60 साल में जितनी तरक्की दिलाने का काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने किया, मुझे लगता है कि 60 साल में जो एम्पायर खड़ा हुआ है, उसको आप
10 साल के अंदर ही बर्बाद करने पे तुले हुए हो, ये सब लोगों को मालूम है। अब हमारी रैली भी नज़दीक पास आ गई है। मैं, हमारे दूसरे शब्बीर भाई भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। विराम देने के पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। एक बात मैंने बीच में अधूरी छोड़ दी थी। हम जब अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो मेरिट आए, वो जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले। मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा, आप भी जब भी कोई भी इलेक्शन हो, नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन हो, विधानसभा का हो, लोकसभा हो, देश में किसी भी प्रकार का इलेक्शन हो, तो आप लोगों को भी मेरिट देखना है, अच्छे व्यक्ति को चुन के लाना है। मैं इतने शब्दों को बोल के ही अपने शब्दों को विराम दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषण देना इसलिए नहीं आता कि मैं नेता हूँ नहीं, आप लोगों को मालूम है। तो नेता रहता है तो नेता को भाषण भी देना है, झूठ भी बोलना आता है। हम लोगों को ना झूठ बोलना आता है, ना भाषण देना आता है। तो निश्चित रूप से मेरे बोलने में अगर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ गलती हुई हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रपति।
हमारे बीच में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले आनंद सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैंने आवाज़ देता हूँ कि आएँ और हम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। आनंद सिंह जी। आपने देखा जैसा 15 साल से आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महानगर पालिका में है। हम सभी लोगों को ये सोचना होगा कि महानगर पालिका में 15 साल की सत्ता रहने के बाद इन्होंने गरीबों से कौन कौन सा हक छीना है। आप देखिए, जितने भी आज डिप्टी कलेक्टर हो, पुलिस निरीक्षक हो, तहसीलदार हो, ये लोग कहाँ से पढ़कर ये लोग अधिकारी बनते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। ये कारपोरेशन स्कूल से मराठी पढ़ के ही ये डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, ये थानेदार बनेंगे, ये रजिस्ट्रार बनेंगे। ये सभी पदों को हासिल करने के लिए जो मराठी माध्यम से जो पढ़ के लोग आएंगे उसी को ये नौकरी मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को कैसे ख़त्म कर दिया उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। आज महानगर पालिका में जितनी भी सरकारी स्कूल है, इन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। इन्होंने स्कूल को इस वजह से बंद कर दिया कि न गरीब का बच्चा पढ़े, न वो तहसीलदार बने, न वो थानेदार बने, न डिप्टी कलेक्टर बने, न कोई अच्छे पद पे जाए। इसका सीधा उदाहरण है। मुझे बताइए, आप जितने लोग बैठे उनमें से कितनों के बच्चे सेंटर पॉइंट स्कूल में पढ़ते हैं? बताओ, कितने लोगों के बच्चे सेंटर पॉइंट में, भारतीय विद्या भवन में या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते? कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं वो महीने के 10 और 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं। साल में 1.5 लाख रुपए की फीस एक छोटे से 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं के बच्चों को की फीस देना पड़ता। 15 हज़ार रुपये कमाने वाला नहीं दे पाएगा। मैं ये पूछना चाहता कि हर कारपोरेशन इलेक्शन में आपने कमल को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। आज वही बीजेपी ने तुम्हारे से हक क्या छीना? तुमसे अधिकार छीन लिया कि कारपोरेशन स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़े और सिर्फ 500 रुपये महीने की फीस देके वो अच्छी पढ़ाई करे। ये हक आपसे छीना, लेकिन आपने उसको कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद आपको OCW का पानी की व्यवस्था, उन्होंने बोला कि 24 घंटे पानी की व्यवस्था देंगे। आज यहाँ जितने भी गरीब बैठे, मध्यम वर्गीय बैठे, आज मुझे बताइए कि कितने लोगों के घर में 24 घंटा पानी आता, वो भी जाने दीजिए। उसके बाद अभी जो इसके पहले बजट हुआ, वो बजट में इन्होंने क्या किया? आज तक 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने खानों पे GST नहीं लगाया था। इन्होंने आपके खाने पे GST लगाया, आपके जो बच्चे की स्कूल की किताबें उस पर GST लगाया, उनके कपड़ों पे। राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से की गई है। जैसा मैंने बताया आपको कि ऐसा नहीं कि आज एक छोटा सा भाषण है, भाषण सुन के अपन चले गए। महंगाई के विषय में आम आदमी तो त्रस्त है, साथ में बड़े बड़े लोग भी त्रस्त है। और ये आम आदमी की आवाज़ जो उठाई जा रही है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे विद्या चौहान जो सांसद है, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। इनकी आवाज़ के साथ में आपकी भी आवाज़ रहनी चाहिए, आपके भी दिल में एक जागना चाहिए कि कुछ तो भी हमको चेंज करना है। हमें सत्ता चेंज करना है, गरीबी कम करना है, बेरोजगारी कम करना है। मैं तो क्या करने वाला हूं मालूम है? बेरोजगारी कम करना है। और ये केवल नेता लोग या कुछ गिने चुने लोग नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं। आप एक है, आपके घर में 10 वोट है, वो वोट में परिवर्तन अगर होगा तो देश में परिवर्तन होगा। वोट में परिवर्तन नहीं होगा तो देश में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेके बड़े नेता आपके पास में है। हम लोग तो इतने खुशनसीब है कि महाराष्ट्र के जो माजी गृह मंत्री है वो भी हमारे नागपुर की है, और वो इतने पुराने हैं, 25-30 सालों से उनको अनुभव है। ऐसे अनुभव नेता हमारे पास है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की महिला अध्यक्ष आदरणीय विद्याताई चौहान, युवा नेता सलीलदादा देशमुख, नागपुर शहर के अध्यक्ष आदरणीय धुनेश्वर पेटे साहब, इनका 5 मिनट में यहाँ पर आगमन होने वाला है। महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी की तरफ से हमारा एक वीडियो आया है, एक एलईडी लेके आया है, तो अभी एलईडी चालू होगा। सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक इसको देखें और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएं। आप सामने से सब लोग थोड़ा ऐसे हो जाएंगे जैसे हेलो, जैसे शैलेंद्र पांडे जी ने, तिवारी जी ने आपसे कहा है कि यह है एलईडी जिसका आप बैठ के आप मनोरंजन के रूप में महंगाई के विषय में अपने दिल में हर एक चीज आपको सोचना है। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से साइना हकीम दीदी यहाँ पे उपस्थित है। गढ़चिरौली से एक अच्छी वक्ता के रूप में उनकी पहचान होती है। वे 2 मिनट में आपका अपना मनोगत यहाँ पे व्यक्त करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र राज्य महिलाओं की तरफ से आयोजित जन जागर यात्रा का आयोजन क्यों करना पड़ा? 2017-18 बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में आंदोलन किए। आज ये जन जागर यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकाली गई है, जिसका फायदा ये हुआ कि 2019 के इलेक्शन में हमारे महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। महाविकास आघाड़ी की सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए जो हम बहुजन विचारधारा के लोगों के लिए बनाए गए थे। अजीत दादा पवार, उद्धव जी ठाकरे साहब, इन लोगों के निर्णय से हम आम जनता को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन बदकिस्मती ऐसी रही कि हमारी सरकार नहीं रह सकी। लेकिन 2014 के बाद जो महिला 360 रुपए के सिलेंडर के लिए सिलेंडर को लेके चौक में बैठती थी और हमारे प्रधानमंत्री जो थे उनको बोलती थी कि हम चूड़ियाँ भेजेंगे, सिलेंडर का भाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज 1100 रुपये सिलेंडर का भाव है और हम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा हमारे किचन का प्रश्न बन गया है। हम लोगों को खाना बनाने की बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। हमारे घर में अगर एक आधा मेहमान आता है, 2014 के पहले दूध का भाव 30 रुपये लीटर, आज 52 रुपये लीटर। शक्कर का भाव 28 रुपये किलो, आज 42 रुपये किलो। तेल का भाव 90 रुपये किलो, 90 रुपये लीटर और आज 160-170 रुपये लीटर। यानी सामान्य गृहिणी के लिए किचन को समझा बनाना, कैसे घर में खाना बनाए, कैसे मेहमानों की खातिर तवाज़ो करें, बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने निर्माण हो चुका है। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं महिलाओं के माध्यम से बोलना चाहूँगी, हम महिलाओं को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मोदी जी ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए उज्ज्वला योजना का प्रावधान दिया। उज्ज्वला योजना यानी पहला सिलेंडर वो फ्री में देंगे, गैस सिगड़ी सिलेंडर फ्री में देने के बाद में एकदम से उन्होंने रेट बढ़ा दिया। 300, 350 से 750, 950, अभी 1150 रुपये का सिलेंडर। जो सिलेंडर हम लोग 1 महीने में खरीदना, आज हमको 4-6 महीने का रेट एक ही सिलेंडर के लिए देना पड़ रहा है, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। सामान्य गृहिणी के अधिकार में ये सब चीज़ें नहीं आती, सामान्य गृहिणी को बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। अत्याचार यानी सबसे पहले तो हम मुसलमानों के लिए CAA और NRC वाला कायदा लागू करने की कोशिश की।
हम लोग चुप रहे, हम मुसलमान हैं, हम लोग सबके साथ रहते हैं, हम लोग चुप रहे, बहुजन समाज भी चुप रहा। क्योंकि चलो जो भी सरकार कर रही है करने दो। उसके बाद क्या है तो वो 370 हटाने वाली बात हुई, देश की बात है, हम लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन उसके बाद जब संविधान को जलाने की बात हुई तो हम सब लोगों ने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन हुए, जिसके नतीजे में 19 की इलेक्शन में हमारी सरकार बनी और हम लोग उसमें विजय हुए। और वो चीज़ हमको फिर से भी दोहराना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से बेरोजगारी का विषय है, सारे प्रोजेक्ट गुजरात में लेके जाए जा रहे हैं। क्यों हमारे महाराष्ट्र के युवा कहाँ जाएंगे? गुजरात में जाके रोजगार ढूंढेंगे। यहाँ से गुजरात जाना और वहाँ पे रोजगार ढूंढना महाराष्ट्र की जो पहचान है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश ये मोदी सरकार कर रही है। साइना हकीम बाजी, अब मैं आवाज़ देता हूँ हम सब के चहेते युवाओं के दिलों की धड़कन सलील दादा देशमुख साहब से कि वो आएँ और अपने विचार रखें। सलील दादा। उससे पहले मंच पे बैठे हुए तमाम नेतागण, लक्ष्मीताई सावरकर जो महिला के अध्यक्ष हैं, वेद भैया, वेद प्रकाश आर्या जी, हम सब के विधायक लाड के नेता प्रकाश गजभिया जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष शैलेश पांडे जी की ओर से, उनकी टीम की ओर से मैं इनका तहे दिल से और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से सलील दादा के लिए इनका अभिनंदन करें। बहुत जल्द हम सब के लाड के नेता अनिल बाबू हमारे बीच में होंगे, इसकी भी इनको शुभकामनाएं देते हैं और आवाज़ देते हैं सलील दादा को आए कि हम लोगों को संबोधित करें। कितने बज गए? खाना हुआ क्या? अफजल भैया, पांडे जी, कैसी तरीका है? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से आज जन जागर यात्रा विदर्भ में प्रथम दिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को की स्मृति को नमन करके आज का यह पहला दिन है। आज के पहले दिन में अपने अवस्थी नगर चौक पे आखिरी की सभा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जन जागर यात्रा के माध्यम से आज पूरे नागपुर शहर में 6 या 7 अच्छी मीटिंग हुई। बहुत जगह पे ये वैन का क्लिपिंग दिखाई गई, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने में देरी हो गई, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर जी पेटे रहेंगे, हमारे पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष शैलेश जी पांडे, युवा के अध्यक्ष शैलेंद्र जी तिवारी, अभी जिनने हमें मार्गदर्शन किया ऐसे सम्मान्य हकीम मैडम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षा नागपुर जिले विदर्भ के चहेते विधान परिषद से माजी सदस्य प्रकाश जी गजभिये, अफजल जी फारूकी जी, हमारे नागपुर महानगर पालिका में जिनने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा काम किया और विरोधी पक्ष नेता बहुत साल रहे, ऐसे हमारे सभी के मार्गदर्शक वेद प्रकाश आर्य जी, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला के अध्यक्षा सावरकरता उसी के साथ हमारे सावित्रीबाई फुले महिला मंडल, प्रफुल्ल जी भूरा जी, हमारे बंधु आनंद जी सिंह, अनवर जी पटेल जी, विनय जी मुदलियार, नितिन जी लाले, अमित जी श्रीवास्तव, जहीर भाई, जीशान अली जी वो आदर्श सिंह ठाकुर जी, आप सभी लोगों का मैं शब्द सुमन से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे 2012 में जब हकीम मैडम, अभी तो हमारे अध्यक्ष सम्मान्य विद्या चौहान मैडम आने के,
2012 में जब नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हुए थे तो यहाँ पे 2 प्रभाग का संगम होता है। एक प्रभाग क्रमांक 8 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओबीसी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के सम्माननीय ईश्वर जी बाळगोते, मैं विनंती करता हूँ सबने ताली बजाकर उनका स्वागत करने। 2012 में जब नागपुर महानगर पालिका के चुनाव हुए थे, प्रभाग क्रमांक 8 और प्रभाग क्रमांक 9 का ये संगम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे समय पे हमने उम्मीदवार डाले, लेकिन बहुत अच्छे वोट, हजारों में वोट दुनेश्वर भाऊ अपने यहाँ के नुमाइंदों को यहाँ पे मिले। फिर वो हमारे घुटके जी हो, फिर वो हमारे उधर से कौरती जी हो, इधर से शैलेश पांडे जी हो, अभी हम में नहीं रहे ऐसे कोड़े जी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने समय पे आके, बहुत अच्छे लोग हैं, 5-5, 7-7 हज़ार वोट लिए। निश्चित रूप से अच्छा नियोजन हम अगर करें, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता हमारे चाचा शब्बीर जी विद्रोही, जिनका कल ही बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे चोपड़े लॉन में हुआ, मैं तालियां बजाकर उनका स्वागत करने की विनती करता हूं। आपका मतलब हो चुका है? नहीं होना अभी और होना है, तो इसलिए मैं बोला 9 बजे के पहले अगर अपन कर लेते थे। यहाँ पे अच्छा काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से, हमारे पदाधिकारियों से हुआ है। निश्चित रूप से आप देखेंगे तो गए अनेक सालों से यहाँ पे हमारे शैलेश जी पांडे रहे, वो यहाँ पे एम्बुलेंस का काम करते आए। हमारे शैलेश जी पांडे के माध्यम से यहाँ पे शव वाहिका का काम होता हुआ है। बहुत सारे लोगों को देव दर्शन के लिए सावरकरताई कभी शिरडी का दर्शन रहा है, या तो कभी हमारा शेगांव का दर्शन रहा है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उन लोगों ने हर साल दर्शन के लिए मंडल को ले गए, वापस लेके आए, और हमेशा सेवा करने का काम पश्चिम नागपुर के हमारे पदाधिकारियों ने किया है। मैं भी जब पश्चिम नागपुर का पदाधिकारी करके यहाँ पे आपसे कंधे से कंधा लगा के यहाँ पे काम किया था, तभी भी यहाँ पे बहुत से शिविर रहे या बहुत से लोगों की समस्या रहे, फिर वो वार्ड की समस्या रहे, सोसाइटी की समस्या रहे, पानी की समस्या रहे, ये समस्या लेके कॉरपोरेशन रहे, नागपुर तहसील रहे, या तो पुलिस स्टेशन रहे, जहाँ पे भी हमारे लोगों को तकलीफ होती है, वहाँ पे सड़क पे उतरने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे किया। और निश्चित रूप से आज भले हमको लगता हो कि यहाँ पे हमारा शायद कोई नगर सेवक नहीं है, भले हमको लगता होगा खासदार हमारा नहीं है, भले हमको लगता होगा आमदार हमारा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक निर्णायक ताकत नागपुर पश्चिम में हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रही है। और आने वाले दिनों में यही ताकत हमें बरकरार रख के हमारे नागपुर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी का एक अच्छा छाप हमको छोड़ना है आप सभी के माध्यम से। मैं आप सभी लोगों को विनती करूंगा कि एक पार्टी है, पार्टी में कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद दूर रख के कहीं तो भी हमें पार्टी का हित देखना है। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, फिर वो हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ में या तो महाविकास आघाड़ी से अपना अलायंस हो या ना हो, वो आगे की बात है, वो हमारे नेता तय करेंगे, मुंबई के बैठे नेता तय करेंगे। अपना अलायंस हो ना हो, लेकिन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो भी नुमाइंदे रहेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके हमको नागपुर महानगर पालिका में भेजना है। ये निर्णय हमने यहाँ पे आज लेना। यह 15 साल से नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। आज मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या हाल बना के रखा है नागपुर महानगर पालिका का। आज कर्मचारियों को वेतन के लिए पैसे नहीं है, स्मार्ट सिटी के नाम का ढकोसला हमको दिया जा रहा है। बहुत सारे विषय आज जन जागरण यात्रा के माध्यम से यहाँ पे महंगाई के विषय आपके बीच में रखे हुए हैं। आज जन जागरण के माध्यम से आप 2014 में देखिए मोदी जी ने क्या भाषण दिया था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को। आज हमारा 8वां-9वां साल है, उसके माध्यम से देखा जाए तो आज 18 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। मिली युवाओं को नौकरी? आज हम देखेंगे तो हमारे इस परिसर में दुनेश्वर जी कोई बड़ा अगर प्रकल्प होगा तो यहाँ पे जो नजीक में लगा हुआ है गोरेवाड़ा सम्माननीय बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा उद्यान है, इसकी नींव रखी गई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में, और ये काम भी हुआ हमारे सरकार के समय में।
आज ये पूरे पश्चिम नागपुर में जितने भी बड़े प्रकल्प है, ये बड़े प्रकल्प का जो श्रेय जाता है वो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जाता है। और उसी के साथ जो 2 साल पहले हमने हमारे सम्मानित शरद पवार साहब ने जिसकी स्थापना की, ऐसे महाविकास आघाड़ी को, महाविकास आघाड़ी की सत्ता छोड़ने का काम ये शिंदे सरकार ने हमारे बीच किया है। आप रोज टीवी में देखते हैं कि किस तरीके के किस्से अभी चालू है। एक आमदार बोलता है कि मैं नाराज हूँ, दूसरा आमदार बोलता है कि मंत्री पद अभी होने वाला है, चौथा आमदार बोलता है कि मंत्री पद नहीं होने वाला है। इस तरीके का खेल इस महाराष्ट्र में आपने कभी देखा नहीं होगा, वैसा खेल हमारे महाराष्ट्र में चालू है। और इसी तरीके से हम ही लोगों को अगर एक ही पर्याय उठता है तो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पीछे आने वाले महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमारे नुमाइंदों को जिताना, ऐसा मैं समझता हूँ। आने वाले हमारे वक्ता जो है वो आपको सामाजिक स्तर के जो विषय है उसके बारे में बताएंगे। हमारे जो वक्ता है वो आपको महंगाई के बारे में बताएंगे। मैं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला के अध्यक्षा विद्याताई चौहान, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तालियां बजा के उनका स्वागत करने को आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे अकोला के शालिनीताई मिर्गे मैडम, आशाताई मिर्गे मैडम, करते हो ये शादी भी करते हैं। वो उसी तरीके से हमारे वर्धा से हुए हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय देशमुख मैडम भी हमारे में उपस्थित है। मैं विनंती करता हूँ कि आप ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करके अभी पश्चिम नागपुर के विषय आपके आगे रखा हूँ, नागपुर महानगर पालिका के विषय आपके आगे रखा हूँ। लेकिन आज जिस उद्देश्य से ये यात्रा रखी गई है वो जन जागर यात्रा, उसके लिए जिनने पूरे महाराष्ट्र के जिले जिले फिरने का निर्धार किया है और ये जिले जिले घूम के आज नागपुर में 7वीं सभा है। कल आप देखेंगे तो नागपुर जिले के, नागपुर जिला ग्रामीण के कम से कम 7 या 8 तहसील में जिनकी मीटिंग होने जाने वाली है। ऐसे हमारे विद्याताई चौहान मैडम, सम्मान्य आशाताई मिर्गे मैडम, वो हमारे वर्धा से हमारे देशमुख मैडम, इनका स्वागत के लिए मैं विनंती करता हूँ। सम्मान्य हमारे पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष शैलेश जी पांडे बुके देके उनका स्वागत करें। इसके बाद समय ना वेस्ट करते हुए मैं यहाँ पे हम सभी के नेता शब्बीर जी विद्रोही चाचा, इनको विनंती करता हूँ कि कुछ समय में अपना आदरणीय मंच और उपस्थित भाई और बहनों, समय के अभाव में और आप लोगों के लगाव में वो शब्द कहने का मौका मिला है, मैं आपके बीच बात करूँगा। ये जागरण है, जगाना है और जगा करके महंगाई को हटाना है और उन दुष्टों को भी सबक सिखाना है जिन्होंने हमें सताया है, झूठ बोलकर फंसाया है और अब तक कुछ नहीं दिलाया है। और मैं 2 ही पंक्ति कह देना चाहूँगा, 2 पंक्ति इसलिए कह देना चाहूँगा कि 15 लाख आने की बात, जाने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जनहित में क्या काम किए हैं, काम बता दो मोदी जी। जनहित में क्या काम किए हैं, काम बता दो मोदी जी। काला धन तो लाए नहीं, बस नाम बता दो मोदी जी। ये काला धन किसका है, बस नाम बता दो मोदी जी। वो भी नहीं बता पाएंगे। इसको क्या लेना देना किसान और किसानी से, जिसका नाता जुड़ा हुआ है अदानी अंबानी से। और अदानी की ने आज पूरे देश को परेशानी में डाल दिया है, आप देख रहे हैं। और जागना है आपको और जगा करके ये बात को बताना है। और ये काम कौन कर सकता है? आज का दौर बदल गया है। पहले पति की बात मानकर पत्नी काम किया करती थी, लेकिन आज पत्नी की बात मानकर पति लोग चला करते हैं। इसलिए ये काम महिलाएं कर सकती हैं और इसीलिए महिलाओं की तरफ से हमारी बहन
विद्यादायी। अब विद्या की बात है, और विद्या क्या है कि बगैर विद्या के, ये मैं नहीं, बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? शिक्षित हवा, संगठित हवा, संघर्ष करा। शिक्षित हवा बन गए। शिक्षित होने का मतलब पढ़िए लिखिए, विद्या को सीखिए। संगठित होने का मतलब एकजुट होइए, फिर संघर्ष कीजिए। मैं स्वागत करूंगा अपने विद्याताई जी का कि आपने संगठन के पहले चरण में बेसिक चीज को उठाने का काम आपने किया है, क्योंकि किसी भी संगठन के बनाने का प्रथम चरण लोगों के बीच जाना, अपनी पहचान बनाना, उनसे बात करते जाना, उनकी समस्या को लाना, ये हमारा पहला चरण है। और उसके बाद संघर्ष करके समस्या को छुड़ाना, ये दूसरा है। और जब समस्या छूट जाती है, सफलता मिल जाती है, तो संगठन अपने आप खड़ा हो जाता है और लोग सफलता के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन समय है, क्योंकि हमें इन दोनों का सुनना है। एक तरफ आशा है, जो मन की भाषा है, कौन नहीं चाहता है, ठीक है, सुनाते हैं। एक तरफ हमारी आशा जी है, और आशा कौन नहीं करता है, सबको आशा है। ये आशा तो मन की भाषा है, सुंदर परिभाषा है। आशा का आस लिए जीवन प्यासा है, फिर भी आशा है। आशा किससे है? आशा किससे है? आशा हमको अपने नेताओं से है, नेत्र से है। नेत्र के मानी नेता होता है, नेतृत्व होता है। आप बताइए, बदन में कहीं भी कांटा चुभ जाए, आंसू कहाँ से निकलता है? बोलिए, आंख से। अगर जनता पीड़ा में है तो आंसू तो नेता के आंख से निकलना चाहिए, मगर ऐसा नेता है जमीन पर बैठकर देखो गगन की बात करता है, सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है। भारतवासियों ने चुन दिया ऐसे नमूने को, वतन की बात करनी है तो मन की बात करता है। और मन की बात कौन करता है? आपको पता है? मन की बात वो करता है जिसके घर में पत्नी नहीं होती। इसलिए कि अब मन की बात करने वाली पत्नी ही नहीं है, तो मन की बात वो जनता से कर रहा है। अरे जनता के दुख सुख की बात करो, जनता के विकास की बात करो, जनता को आगे बढ़ाने की बात करो, जनता से वादा निभाने की बात करो। ये तो उससे हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि जो अपनी एक पत्नी की जवाबदारी नहीं निभा सकता है, वो इतनी बड़ी जनता की जवाबदारी कैसे निभा सकेगा? नहीं निभा सकता। और इसीलिए बदलना है, और जब बदलना है तो किसी के साथ चलना है, और जब चलना है तो विचारों के साथ चलना है। आज बता दीजिए, यहाँ भीड़ में जितने भी लोग हों, केवल एक बात अगर मेरी गलत होगी, मैं उनके घर गुलाबी करूंगा। भारत के अंदर आप बता दीजिए, शरद चंद्र जी पवार साहब से बेहतर अगर कोई नेता हो तो बता दीजिए, उनसे अनुभवी कोई नेता हो तो बता दीजिए, है क्या? तो चलो ऐसे अच्छे के साथ, ऐसे सच्चे के साथ कि जो अपना बात भी निभाता हो और आपके दुखों को हटाने के लिए संघर्ष भी करता हो। इसलिए राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद की बुनियाद पर चलती है। ये राष्ट्रवादी राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। ये राष्ट्रवादी राष्ट्रीयता के आधार पर लोगों को जिंदगी देना चाहती है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं, ये इंसान से इंसान की बात करना चाहती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने, आदमी बने, मानव बने। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप बैठे हैं, श्री राम जी जब गए और जाना चाहते थे उस पार, तो केवट से क्या कहा उन्होंने? केवट ने कहा कि बगैर पैर धोए हम आपको नाव में नहीं चढ़ने देंगे। बोला कि नहीं बोला? तो उन्होंने क्या किया? प्यार में आदमी अकुला जाता है। केवट से कहा पानी लाओ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि देख प्रेम केवट अकुलानी, मांगे जल ले आया पानी। अब ध्यान दीजिए, जल में और पानी में अंतर है। आकाश से गिरने वाला जल है, जब धरती पे गिरने से पहले रोक लें। अगर धरती पे गिर गया, मिट्टी के अंश आ गए, तो वो पानी है। और यही चीज वहां आई। यही नहीं, राम जी से जब बात चली थी, आज यहाँ बैठे हुए लोगों में पंडित लोग भी हैं,
कहीं भी वेद के अंदर, किसी वेद के अंदर हिंदू शब्द दिखा दीजिए, मैं आपके जूते पर पालिश करूंगा। वेदों के अंदर सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन है। और हिंदू लफ्ज नहीं है, आर्य शब्द है, आर्यों की बात है। तो ये तो इसलिए लाए, आज मैं बात करता हूँ, हमारा शैलेंद्र पांडे है, शैलेश पांडे यहाँ मौजूद है, इससे पूछिए, लेकर चलिए, हम अपने घर में आपको दिखाएंगे। सारी किताबें हैं, शायद आपके घर नहीं होगा। श्री भक्त माल आपके घर है? नहीं है, हमारे घर। विश्राम सागर आपके घर नहीं है? हमारे घर है। चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद आपके घर नहीं है? चलिए मैं अपने घर दिखाऊंगा। क्यों? इसलिए कि जाति पाति न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जब केवट के बाद अहिल्या के तारने की बात आई थी, राम के चरणों से पत्थर की मूर्त नारी बन गई थी, तब कहा गया। और यही नहीं, सेवरी राम का बड़ा आदर कर रही थी, और मेरे राम कहीं खट्टे पैर न खाएं, इसलिए पैर तोड़ते वक्त दांत से काट लिया करती थी। और जब जूठे पैर राम खाने लगे तो कृष्ण, ये लक्ष्मण जी गरमाने लगे, क्रोध में आने लगे। राम ने देखा, कहा भ्राता ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण, इसने पैर को काटते समय राम कहा था, इसलिए उस समय सेवरी के दांत नहीं थे, वो राम के दांत थे, इसलिए वो झूठा उसका नहीं मेरा है, और मैं अपना झूठा खा। और यही चीज प्रसाद में आई। जब आप सत्यनारायण जी की कथा कहते हैं, हम मिलाद शरीफ कहते हैं, उसमें रखी हुई मिठाई हलवाई की मिठाई नहीं बनती है, बल्कि प्रसाद बन जाता है। ठीक यही चीज होता है, मानो के हृदय के अंदर जब ममता आ जाती है तो वो इंसान बन जाता है, जब क्रोध आ जाती है तो वो शैतान बन जाता है। इसलिए ममता को रखिए, ममता समता ये बहुत जरूरी चीज है। जिस दिन ममता आ जाएगी, और इसीलिए मैं चार पंक्तियां कहता हूँ कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से फलते फूलते प्रेम की डाली देखी, प्रेम ही परसों की दुश्मनी को मिटा देता है, प्रेम ही पत्थर का दीवार गिरा देता है, और प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है, और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। अगर प्रेम नहीं तो पत्थर में भगवान नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ बैठे हुए लोगों से, सबसे कीमती पत्थर क्या है बताएं? हीरा है, जवाहर है, पारस है, कौन सा पत्थर है सबसे कीमती? मेरी बहन बताएगी नहीं। अब मैं बता देता हूँ, मत मिल जाएगी। हीरा जवाहर ये सारे अंगूठियों में लगने वाले पत्थर है, मगर सबसे कीमती पत्थर मील का पत्थर है, जो हमारे सरचंद जी पवार साहब हैं। पूछिएगा कैसे? मील का पत्थर आपके कितना चल कर आए हैं ये भी बता देता है, और आपकी मंजिल कहाँ है ये भी बता देता है। तो वो पत्थर सबसे कीमती है, जो आपकी समस्या को जानता है और उसे छुड़ाने का रास्ता देता है। ऐसे कीमती चीज हम उसे नहीं जानते। वो खुदरा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, मगर धरती से जुड़ा होता है। उस पर लिखा होता है दिल्ली इतना दूर है, मुंबई इतना दूर है, नागपुर इतना दूर है, जो आपके मंजिल का पता देता है, आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, बातें बहुत हैं। मैं तो जानना चाहता था कि मैं आपसे एक बात कह दूं कि आज रावण का अंत अगर राम से हुआ, ये आप भूल जाइए कि राम की ताकत से हुआ। याद कर लीजिएगा, राम की जन्म कुंडली बनाने का काम रावण ने किया था, और रावण ने जन्म कुंडली के अंदर उनके हाथों से अपना वध भी लिख दिया था। अगर आपको इसका ज्ञान होगा तो ज्ञान ले लीजिए, अगर नहीं होगा, गलत मेरी बात होगी, तो आकर मेरा दामन पकड़ लीजिए। यही नहीं, आपको पता होगा रामेश्वरम में राम की जब पूजा कराई गई तो पुरोहित कौन था बताइए? पुरोहित रावण था। और इस बात को कहा रावण ने, हे प्रभु, आप वन में हैं, आप हमारे यजमान हैं, हम पुरोहित हैं, मगर पत्नी के बगैर पूजा नहीं होगा। उसी का होगा पूजा पत्नी के बगैर, जो विदुर होगा, कुंवारा होगा,
तब पूजा हो जाएगी। तो राम जी मुस्कुराए। रावण समझ गया, उसने खींच करके पुष्प विमान से सीता जी को बुलाया और रामेश्वरम में बैठा कर राम के साथ सीता को बैठा करके पूजा कराया। वो रावण था। रावण विद्वान था, लेकिन उसका कर्म आज उसको अनादर के रास्ते पर ले गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जात न देखिए, वो जात से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म देखिए। मैं अपने भाइयों से भी कहता हूँ कि याद रखिए, किरदार जो है तलवार से बड़ा काम करता है। मैं सलील जी एक बात कहकर बात को समापन की तरफ ले जाऊंगा। आज आग लगाया जाता है मुसलमान और हिंदू की बात। याद कीजिएगा, भारत में दो तरह के मुसलमान आए। एक राज करने के लिए आया था, वो मोहम्मद गौरी था, वो बलबन था, वो जहीरुद्दीन बाबर था जो तलवार और फौज लेकर आया। लेकिन जो इस्लाम फैलाने आया वो मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो केवल तस्वीर लेकर आया। वो तलवार को लेकर नहीं आया, वो फौज लेकर नहीं आया। बाबा ताजुद्दीन है, इन्होंने तलवार नहीं उठाया, फौज नहीं लेकर आए। इन्होंने तस्वीर से, व्यवहार से, प्यार से, अपने संस्कार से अपने आप को लोगों में मिटाया और सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपना बनाया। और यही जरूरत है आज के नेता को कि वो अपने आप को मानव समझे, मानवता के रास्ते पर चले। और अंतिम शेर कहकर बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आपके भी सुनने वाले हैं। वैसे तो बातें बहुत हैं, एक दो जख्म होते तो दिखा देते हम। इधर जख्मों से बदन छलनी है, इधर जख्मों से बदन छलनी है। दर्द बेचारा परेशान कहाँ से उठे? बेकारी से उठे, बेरोजगारी से उठे, महंगाई से उठे, उत्पीड़न से उठे, जातिवाद से उठे, कि झूठी बात से उठे। ये बहुत सी बातें हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। केवल 4 लाइन कहकर बात को समाप्त करना चाहता हूँ। तुम न जागोगे, याद करो, तुम न जागोगे, तुमको जगाएगा कौन? तेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाएगा कौन? तुम न जागोगे, तुमको जगाएगा कौन? तेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाएगा कौन? जाग कर तुझको ही अब जोश में आना होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में आना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को बयान करता हूँ। जय हिंद।